हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम जो प्रीवियसली वीडियो में हमने जो चीज़ें मतलब जिस टॉपिक को हमने इन किया था या जो जहाँ पर हमने अपना वीडियो इन किया था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आज के वीडियो में। सो हमने प्रिसिपिटेशन को डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं प्रिसिपिटेशन के अंदर, ऐसे कौन से फैक्टर्स रहते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल को। तो फर्स्ट फैक्टर आपका रहता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी सॉइल का मतलब जो आपका लैंड है उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो टोपोग्राफी रहती है। तो वो टोपोग्राफी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को। ठीक है, इसके अलावा जो माउंटेन रेंजेस रहते हैं वो क्या करते हैं, जो ये माउंटेन रेंजेस रहते हैं ये एज अ बैरियर रहते हैं क्लाउड्स के लिए। ठीक है, उसके कारण क्या कॉज होता है, ये जो हैं एज अ बैरियर मतलब जो क्लाउड्स रहते हैं उसके लिए बैरियर बन जाते हैं एंड दे कॉजिंग राइज टू देयर हायर एलिवेशन एंड जनरली जो कोल्डर टेम्परेचर रहता है, कोल्ड टेम्परेचर रहता है, दे कॉज vapor to condense and then water fall on the windward side as the clouds pass over, leaving the leeward side relatively dry. ठीक, देन एयर का सर्कुलेशन भी अफेक्ट करता है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को, बिकॉज जो एयर सर्कुलेशन पैटर्न है दे अफेक्ट द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो आप इसको लिख सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेनफॉल को अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि रेनफॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। रेन जो रहते हैं उसको बनने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है। सबसे पहली चीज़ है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, सब आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हाई रहनी चाहिए। देन सफिशिएंट आपका सफिशिएंट लो टेम्परेचर बिलो द कंडेंसेशन पॉइंट। जो कंडेंसेशन पॉइंट है उससे बिलो आपको लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है। देन कंडेंसेशन न्यूक्लियाई एंड देन सफिशिएंटली लो प्रेशर। ये सब चीज़ें जब आपकी मिलती है तो जो बारिश है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन ड्रॉट कंडीशन, सूखा का कंडीशन कब आता है। सो इनसफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल, जब रेनफॉल सफिशिएंट नहीं रहता है या मॉइस्चर सफिशिएंट नहीं रहता है, इस तरह की जो कंडीशन रहती है, इस कंडीशन के कारण जो प्लांट का ग्रोथ रहता है वो प्रभावित होता है। इस कंडीशन को ड्रॉट बोलेंगे हम। सो यहाँ पर ड्रॉट के टाइप्स हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ड्रॉट एंड सेकेंड इज़ पार्शियल ड्रॉट। एब्सोल्यूट ड्रॉट में क्या होता है, 29 कॉन्सिक्यूटिव डेज विदाउट रेनफॉल ऑफ एटलीस्ट 0.25 मीटर। जो आपके 29 डेज रहते हैं उसमें रेनफॉल मतलब क्या होगा, नहीं होगा, और अगर हो रहा है तो वो 0.25 mm से भी कम मतलब रहेगा। और पार्शियल ड्रॉट जो रहता है इसमें आपके 15 कॉन्सिक्यूटिव डेज रहेंगे विदाउट रेनफॉल ऑफ एटलीस्ट 0.25 mm। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वो डेज हैं वो कम हो जाएंगे। सो इस तरह जो डेज़ के बेसिस पे हम ड्रॉट को टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देन हम देखते हैं कि नेक्स्ट फैक्टर जो टेम्परेचर है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। अभी तक तो हम प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर में क्या होता है, ये जो है टेम्परेचर होता क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, कितना गर्म है कोई चीज़ और कितनी ठंडी है, वो टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर बॉडी की। सो एवरी केमिकल, इसके अलावा जो भी फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन द प्लांट, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। ओके, देयर आर 3 मेन कार्डिनल टेम्परेचर्स है यहाँ पर। एक आपका मिनिमम टेम्परेचर, देन सेकेंड इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, एंड जो थर्ड है वो रहता है मैक्सिमम टेम्परेचर। सो मिनिमम टेम्परेचर जो है उसमें क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर रहते हैं दैट बिलो दिस टेम्परेचर बिलो विच द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बिकम ज़ीरो। ये उस टेम्परेचर को बोलते हैं जहाँ पर जो रिएक्शन की जो वेलोसिटी रहती है वो ज़ीरो हो जाती है। एंड ड्यू टू ये किस लिए होता है, बिकॉज ड्यू टू द डीएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर जब होता है तो आपके जो एंजाइम्स रहते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन रहती है उसकी जो गति रहती है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है या
या फिर ज़ीरो हो जाती है। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ पर क्या होता है, जो आपकी वेलोसिटी रहती है वो मैक्सिमम पॉइंट पे रहती है, हाईएस्ट पोजीशन पे रहती है, क्योंकि एंजाइम एक्टिव कंडीशन में रहते हैं। दैन मैक्सिमम टेम्परेचर में क्या होगा, ये उस टेम्परेचर रेंज को बोलेंगे जहाँ पर टेम्परेचर एबो विच द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बिकम ज़ीरो। इससे पहले जो मैंने मिनिमम बताया था, तो ये वो टेम्परेचर है, मतलब वो नीचे मतलब बिलो टेम्परेचर है जिस पर क्या होता है, आपकी वेलोसिटी जो रहती है रिएक्शन की वो ज़ीरो होती है। बट ये वो टेम्परेचर है मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पर टेम्परेचर इस हद तक ऊपर हो जाता है कि जो रिएक्शन रहता है, रिएक्शन जो है उसकी जो वेलोसिटी रहती है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन हो जा रहा है एंजाइम का। मिनिमम में क्या होता है, एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, बट मैक्सिमम टेम्परेचर जब होता है तो डीनेचुरेट हो जाते हैं जो एंजाइम्स रहते हैं। इसके कारण जो भी आपका रिएक्शन है उनके जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है कि ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, देन अब देखते हैं टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट डिपेंड अपॉन। जो टेम्परेचर है हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ तो सन लाइट जो है, सोलर रेडिएशन, सूर्य से मिलने वाला जो रेडिएशन है वो। तो वर्टिकल रेज जो रहते हैं दे आर मोर एनर्जी इफिशिएंट पर यूनिट एरिया देन द ऑब्लिक्यू रेज इन अ पोलर रीजन्स। तो जो वर्टिकल रेज आती हैं सोलर से, सूर्य से, उसमें ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट रहता है वो पर यूनिट एरिया में। ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑब्लिक्यू रेज जो रहता है बेसिकली पोलर रीजन्स में। देन सराउंडिंग लैंड मासेस और बॉडीज़ ऑफ वाटर। इसके अलावा एल्टीट्यूड जो है, ठीक, एल्टीट्यूड भी है जिस पे टेम्परेचर जो है वो डिपेंड कर रहा है। फॉर एवरी 100 मीटर, हर 100 मीटर, समझ रहे हैं आप, जो भी एवरी 100 मीटर है दैट राइज इन एलिवेशन। जैसे जैसे आप हर 100 मीटर को जाएंगे जो एलिवेशन है वो बढ़ता जाएगा। देयर इज़ अ 0.6 मतलब 6 सेल्सियस डिक्रीज इन टेम्परेचर। आप जैसे जैसे एलिवेशन पे बढ़ते जाएंगे, 100 मीटर राइज होते जाएंगे हर एलिवेशन पे, जो आपका टेम्परेचर का रेंज रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0.6 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता चले जाएगा। सो ये फिलीपींस का है हाई एलिवेशन एंड लो एलिवेशन रेंज। नाउ जो क्लासिफिकेशन है क्रॉप्स का अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, वो है आपका कूल सीजन क्रॉप है, वार्म सीजन क्रॉप है एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है। सम एग्जांपल्स हैं यहाँ पर कूल सीजन, जैसे कि कोल क्रॉप्स रहते हैं, कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये सब चीज़ें, एनॉलकोल, जो भी ये चीज़ें हैं ये कूल सीजन क्रॉप्स हैं। वार्म सीजन क्रॉप्स हैं राइस, बनाना। ट्रॉपिकल क्रॉप्स है कोकोनट एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है सिट्रस। नाउ इफ़ेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द क्रॉप पे तापमान का क्या प्रभाव है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि ये आपके टॉपिक का पार्ट है। ठीक है, सो वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्टेन क्रॉप्स। वर्नलाइजेशन के कारण क्या होता है, फ्लावरिंग होती है किसी क्रॉप। सो जो वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट है सर्टेन क्रॉप्स की फॉर फ्लावरिंग के लिए, एग्जांपल सेलेरी सीड्स एक्सपोज टू 4.4 to 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 डेज अंडर द एम्बेडेड कंडीशन। तो ये रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब टेम्परेचर रहेगा तो फ्लावरिंग जो होगी वो होगी, जैसे कि एग्जांपल है सेलेरी के सीड्स में। देन इफेक्ट ऑन द क्रॉप मैच्योरेशन। सो क्रॉप मैच्योर फास्टर इन अ हॉटर इन्वायरमेंट दैन द कोल्डर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट फैक्टर है विंड। सो क्या इफेक्ट्स है विंड का ऑन अ प्लांट। फर्स्ट इज़ इंक्रीज द ट्रांसपीरेशन रेट। ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन होगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी प्लांट्स में, तो वो एडवर्स इफेक्ट करेगा। ठीक है, देन डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स, टाइफोन एग्जाम्पल जो है इसके, जैसे क्रॉप लॉजिंग होगा। क्रॉप क्या होता है, वो उसमें लॉजिंग स्टार्ट हो जाती है, गिरने लग जाते हैं जब एकदम स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, जैसे कि टाइफोन्स हैं। एंड देन ग्रेन की सैटरिंग हो जाएगी। स्टिल और उसके अलावा पॉइंट्स हैं जो हैं, स्टेलिटी ड्यू टू द लॉस ऑफ पॉलन, बिकॉज जब हाई मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स आएंगी तो पॉलन जो है उनका लॉस होता है। देन डिसीज स्पोर डिस्पर्जल। इसके अलावा रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल स्पेशली इन द इनक्लोज्ड space and then affect the plant form also.
मतलब इसके आगे। सो नाउ वी सी सोलर रेडिएशन, इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो सोलर रेडिएशन क्या होता है? दैट एनर्जी गिवन आउट बाय द सन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स। हम हर चीज़ें प्लांट से रिलेट करके देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपने लिया है, तो आपको क्रॉप के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो लाइट इंटेंसिटी ये क्या होती है? दे एक्सप्रेस इन अ फूड कैंडल और लक्स। इसको जो है हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? फूड कैंडल और लक्स से भी करते हैं। सो प्लांट्स जो रहते हैं दे आर जर्नली स्पेस्ड सो दैट मैक्सिमम लीफ एरिया इज एक्सपोज टू सनलाइट। इसलिए जो स्पेसिंग है वो प्लांट की मेंटेन की जाती है प्लांट टू प्लांट, ताकि पर्टिकुलर हर लीव्स को मैक्सिमम एरिया जो है मिल सके, तो इससे वो क्या होगा? सनलाइट में एक्सपोज हो पाएंगे। सो सम प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर हाई लाइट इंटेंसिटी, दैट इज सेड लविंग। जिस प्लांट्स को ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट की इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको सेड लविंग में डाला गया है, बिकॉज दे हैव लो लाइट सेचुरेशन पॉइंट। सम प्लांट्स रिक्वायर सबड्यूड लाइट टू सर्वाइव। तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स रहते हैं ऑर्नामेंटल्स जो रहते हैं वो। इसके अलावा ड्यूरेशन और डे लेंथ, सो इसको एक्सप्रेस करते हैं आवर्स पर डे, मतलब एक दिन में कितना आवर्स है उसके अकॉर्डिंग। सो वेव लेंथ है इसके अलावा नेक्स्ट जो कि है उसको एक्सप्रेस करेंगे एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में और आइडेंटिफाई बाय द कूलर। देन नॉट ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट आर इक्वली इफेक्टिव। बेसिकली फोटोसिंथेसिस में रेड एंड ब्लू वेवलेंथ इफेक्टिव रहती है एंड फोटो पीरियोडिज्म में फार रेड एंड जो रेड वेवलेंथ रहती है दे आर इफेक्टिव। नाउ सोलर रेडिएशन में हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ द लाइट ऑन द प्लांट्स। फर्स्ट इज फोटो एनर्जेटिक इफेक्ट्स। ठीक, तो फोटो एनर्जेटिक इफेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन द फोटोसिंथेसिस। मीन्स इंटरसेप्टेड रेडिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो इंटरसेप्टेड रेडिएशन है वो इम्पॉर्टेंट रहता है, और जब इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया पे तब हम इसको फोटो एनर्जेटिक इफेक्ट बोलेंगे। देन होता है साइबरनेटिक इफेक्ट। तो साइबरनेटिक इफेक्ट में क्या होता है? जब इफेक्ट होता है ऑन द प्लांट डेवलपमेंट, दैट इज द लाइट क्वालिटी इज रेदर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर लाइट की क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ लाइट। देन आपका होता है फोटो पेरियोडिक। यहाँ पर जो होता है फोटो पेरियोडिक इफेक्ट, इसमें क्या होता है? द प्लांट रिस्पॉन्स एज अ कंडीशंस बाय द डे लेंथ। ठीक है, डे लेंथ यहाँ पर मेन चीज़ होती है, तो इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल प्लांट में डिवाइड किया जाता है प्लांट्स को। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट according to the light intensity requirements, that is the हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो रहते हैं ये सन लविंग रहते हैं, लाइट सेचुरेटेड एट अबाउट द 5000 फुट। एंड देन कैंडल्स फूड और कैंडल्स एग्जाम्पल है आपका बनाना, क्राइसेंथेमम, कॉर्न, कॉटन, काउपी, कुकुबिट्स, एग प्लांट, पपाया, पीनट, शुगर केन। तो ये चीज़ें आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको मच है कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। देन सेकेंड टाइप्स है सोशियोफाइट्स। तो यहाँ पर जो है ये होता है सैड लविंग। इससे पहले हमने जो देखा था दैट इज़ द सन लविंग, नाउ सैड लविंग। दैट इसका जो लाइट सेचुरेटेड रहता है वो रहता है 500 फुट कैंडल्स में। एग्जांपल है जिंजर, अफ्रीकन वायलेट, फर्न्स एंड इसके अलावा फिलीडेंड्रॉन, कॉफ़ी एंड बेगोनिया, ब्लैक पेपर। और plants that belonging to the intermediate group may be converted through the accumulation into other हेलोफाइट्स और इसके अलावा जो रहता है वो रहता है स्कियोफाइट्स। ठीक है, यहाँ पर इससे पहले मैंने आई थिंक गलत प्रोनाउंसिएशन किया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो जो भी ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो इन दोनों के बीच में रहते हैं टाइप ए और टाइप बी के, तो उनको एक्युमुलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है? या तो हेलोफाइट्स में चेंज किया जाता है या तो फिर स्कियोफाइट्स में चेंज किया जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट अकॉर्डिंग टू द फोटो पीरियोडिक इफेक्ट, जो जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, डे लेंथ के बेसिस पे डे न्यूट्रल प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स में डिवाइड किया जाता है। डे न्यूट्रल प्लांट्स जो रहते हैं यहाँ पर जो फ्लावर जो रहते हैं
वो वाइड रेंज का जो डे लेंथ है उसमें ग्रो कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट डे या लॉन्ग डे की एक पर्टिकुलर निर्धारित डे लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको। सिंपल वर्ड्स में लाइक दिस सनफ्लावर जो है ये डे न्यूट्रल प्लांट है आपका, बनाना है, सिट्रस है, कोकोनट है, कॉर्न है, टोमेटो है। शॉर्ट डे प्लांट्स जो रहते हैं इनमें दे रिक्वायर अ डार्क पीरियड एक्सिस्टिंग सम क्रिटिकल लेंथ टू इंक्लूड फ्लावरिंग। यहाँ पर जो है इनको डे लेंथ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनको जो डार्क पीरियड है उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल आपके राइस, कॉफ़ी, नीफ, लाइमा बीन एंड इसके अलावा शेशमा एंड सोयाबीन एंड विंग्ड बीन। तो ये सब एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रहने ज़रूरी हैं। इसके अलावा फॉर कसावा एंड स्वीट पोटैटो, टारो एंड जो याम बीन, दे आर द शॉर्ट डे कंडीशन इज रिक्वायर फॉर द ट्यूबर फॉर्मेशन। तो ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए आपको शॉर्ट डे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। इनको लंबे दिन की अवधि की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए। इसमें क्या होता है, इनहिबिटेड फ्रॉम द फ्लावरिंग व्हेन द डार्क पीरियड एग्जिस्ट फॉर सम क्रिटिकल लेंथ। तो यहाँ पर ज़्यादा डार्क पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल है एस्टर, कैस्टर ऑयल एंड अनियन रेडिस। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी एक फैक्टर है। तो क्या होता है इसमें बेसिकली ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो पेस्ट एंड डिसीज इंसिडेंस जो रहता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। एग्जाम्पल पाउडरी मिल्ड्यू। इसके अलावा सेकेंड, पोस्ट हार्वेस्ट बिहेवियर ऑफ द कमोडिटीज़। वेरी ड्राई एटमॉस्फेयर, उसके कारण क्या होगा, विल्टिंग आएगी। हाई ह्यूमिडिटी रहेगी, दे नॉट कंडक्टिव टू ग्रेन ड्राइंग इनहेंस द मॉल्ट एंड अल्फा, जो भी अल्फा टॉक्सिन जो रहते हैं फंगस उसका बिल्डअप होने लगेगा। इसके अलावा जो है सप्लाइंग द वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज़ द लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर। तो क्या होगा, हाइयर आपका एवोपोर ट्रांसपिरेशन होगा। तो इसके अलावा अगर आपका हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर भी है तो यहाँ पर लो एवोपोर ट्रांसपिरेशन होगा। तो वाटर का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी अफेक्ट करता है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आपका जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो है और हाई टेम्परेचर है तो हाई वहाँ पे एवोपोर ट्रांसपिरेशन होगा, आपको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर भी हाई है, वहाँ पर आपका लो एवोपोर ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। सम गैसेज हैं वो भी एक फैक्टर है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। दे आर हार्डली लिमिटिंग इन अ क्रॉप प्रोडक्शन एक्सेप्ट इट नो और लिटिल एयर सर्कुलेशन इन डेंस प्लांट पॉपुलेशन। जो डेंस प्लांट पॉपुलेशन रहता है वहाँ पर जो रहता है, जो एयर सर्कुलेशन रहता है वो तो या न के बराबर रहेगा या बहुत लिटिल मात्रा में रहेगा, इसीलिए स्पेस्ड में प्लांटेशन किया जाता है। क्रिटिकल इन द इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट लाइक ग्रीन हाउस, जो इसलिए ग्रीन हाउस में हम जो है वेजिटेबल और जो फ्लावर्स हैं, ऐसे जो चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल कंडीशंस में नहीं ग्रो कर पाते तो हम ग्रीन हाउस का सहारा लेते हैं। देन एयर पॉल्यूशन become crucial as the world become more industrialized. Toxic substance lead sulfur dioxide, smoke, carbon monoxide and हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये सब एयर पॉल्यूशन भी है जो अफेक्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को, ठीक। तो थे जो अफेक्ट कर रहे थे आपके क्रॉप प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में यूपीएससी जो आपका ऑप्शनल है एग्रीकल्चर का पेपर 1 का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करूँगी। सो अभी जो वीडियोस मेरे आ रहे हैं, जो भी लाइन से वीडियो है सिलेबस वाइज, वो सब मैं आई बटन में मेंशन कर दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से चेक करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़